हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेदांत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। वन शॉट वीडियो आज लेकर के आया हूं प्रैक्टिस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर। तो प्रैक्टिस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस भी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और स्किल एनहांसमेंट कोर्स है। बीकॉम और बीबीए वालों को ये पढ़ाया जाता है। इससे पहले हम लोगों ने इंश्योरेंस के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी निकाली थी। इस बार हम सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस को ज़्यादातर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज कौन कौन सी टॉपिक्स हम लोग कवर करने जा रहे हैं। पहले तो हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस को पढ़ेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या है, प्रीमियम कैसे भरते हैं, प्रीमियम क्या होता है और उसके अलग अलग टाइप्स हम लोग देखेंगे। फिर एलआईसी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। फिर अलग अलग टाइप्स देखेंगे, लाइफ इंश्योरेंस के कितने टाइप्स होते हैं। फिर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ग्रुप ग्रेचुइटी स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर राइडर इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। राइडर इंश्योरेंस भी एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल टॉपिक है जो कि बहुत ही काम आता है इंश्योरेंस बनाने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों को। फिर कंप्यूटेशन देखेंगे, कैसे जो है पेड अप वैल्यू और सरेंडर वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। ये सब देखने के बाद में हम लोग प्रोसेस देखेंगे, कैसे लाइफ इंश्योरेंस का प्रोसेसिंग कैसे शुरू किया जा सकता है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के बारे में देखेंगे कि क्लेम कैसे करें, क्लेम करते समय कैसे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। फिर अंडर राइटिंग, म्यूचुअल फंड और कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बता दूं, वाई दिस सब्जेक्ट इज सो इम्पोर्टेंट। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस जो है ये भी एक स्किल एनहांसमेंट कोर्स है। इस वीडियो में, इस सब्जेक्ट में आप लोगों को लाइफ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड जैसे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में एक क्लियर कॉन्सेप्ट मिलता है। इसके बाद इस वीडियो के अंदर में हम लोग काफ़ी थ्योरेटिकल पार्ट्स को देखेंगे क्योंकि ये जो वीडियो है ये थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर ही है लाइफ इंश्योरेंस के। फिर करंट अफेयर और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जितनी भी होंगी लाइफ इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड से रिगार्डिंग, ये हम टाइम टू टाइम वेदांत एकेडमी पे डालते रहेंगे। तो आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, फॉलो कर लीजिए हमारे फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम को, और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो है कैपिटल में वेदांता लिखना है, उसके बाद स्पेस दे के अपना नाम लिखना है, अपना पिन कोड लिखना है और 7386476917 नंबर पे आपको फॉरवर्ड कर देना है। तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके काफ़ी सारे ऐसे पहलू हैं जो कि आपके लाइफ इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड जैसे चीज़ों से आपका जो है डाउट क्लियर करा देगा। एक बीकॉम और बीबीए स्टूडेंट्स को कम से कम इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और साथ ही जो लोग नौकरियां कर रहे हैं उन लोगों को भी इसकी जानकारी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं। हाय, मेरा नाम कौशिक है और मैं यहाँ पे आया हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आपको सिंपल शब्दों में जो है ये इतनी बड़ी जानकारी, एजुकेशनल स्टफ्स आप लोगों तक पहुँचा सकूँ और एक ब्रिज कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप इस सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली लाइफ में कहीं यूज करके या तो नौकरी या तो बिजनेस या तो किसी भी तरह के एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर पाए। आजकल ये काफ़ी समस्या है कि लोगों के पास डिग्रियां रहती है लेकिन कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहता है। तो इसके बारे में हम लोग और बातचीत करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस देख लेते हैं फटाफट से विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है लाइफ इंश्योरेंस के अंदर में। जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस के बारे में काम करोगे तो आपको जो है उसके नेचर के बारे में मालूम होना चाहिए कि किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट आप अपने जो क्लाइंट है उसको दे रहे हो। देखिए, दो पार्टीज होनी बहुत ज़रूरी है, बेसिक सी बात है। कोई आपका जो है बेचने वाला होगा पॉलिसी और कोई खरीदने वाला होगा, तो यहाँ पे दो पार्टीज होंगी। सिंपल और वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए। और यहाँ पे जो क्लाइंट है उसका एक फ्री कंसेंट होना चाहिए, उससे ज़बरदस्ती नहीं करवानी आपको कि आप पॉलिसी खरीद लो। आपको कंपनी ने जो है टारगेट दिया है
तो आप ज़बरदस्ती करके उसका कंसेंट ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे आपको 2 पार्टीज रहना ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपका वैलिडिटी रहना ज़रूरी है, आपका जो एग्रीमेंट आप उसको दे रहे हो वो वैलिड होना चाहिए। तीसरा जो है सिंपल लैंग्वेज में वो जो है एग्रीमेंट होना चाहिए। और चौथी चीज़ है कि आपके क्लाइंट का कंसेंट फ्री होना चाहिए, आप उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अच्छा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए। देखिए, दोनों पार्टीज के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, एक दूसरे पे पक्का भरोसा होना चाहिए दोनों को, तभी जो है ये एग्रीमेंट बन पाएगा। ऐसा नहीं कि कंपनी के तरफ जो है क्लाइंट का कोई झुकाव नहीं है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको कोई परेशानी है, कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है, या एजेंट के ऊपर भरोसा नहीं है, या कंपनी को पर्टिकुलर इंसान के ऊपर भरोसा नहीं है, देन इट विल नॉट वर्क, राइट। तो यहाँ पे अटमोस्ट गुड फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंश्योरेंस पॉलिसी मेकिंग। उसके बाद इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए कि देखो, इंटरेस्ट एक इंसान के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए कि मैं अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराऊंगा, मैं मेरे जो है मेरे बाद में जो है अगर मैं नहीं रहा तो मेरे जो है पैसे जो मैंने जमा किए हैं वो विथ इंटरेस्ट जो है मेरी फैमिली को या मेरे डिपेंडेंट्स को मिलना चाहिए। ऐसा एक इंटरेस्ट ऑफ इशू होना चाहिए मैटर ऑफ इंश्योरेंस के मामले में। कोई फोर्सिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, फोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है इंसान के ऊपर, उसकी इच्छा के हिसाब से कुछ भी नहीं है। इंश्योरेंस मतलब क्या, आप हर महीने कुछ महीने 6 महीने साल पे जो है पैसे डालेंगे, वो जमा होगा, फिर उसके बाद जो है आप अगर रहे तो आपको एक टाइम पीरियड में वो पैसे मिल जाएंगे, या फिर आप अगर चले गए तो आपके जो पैसे उन्होंने जो है एग्रीमेंट में दिए थे वो पैसे आपके डिपेंडेंट्स को मिल जाएंगे। यहाँ पे इंडेमनिटी होना ज़रूरी है कि भाई सिक्योरिटी और कंपनसेशन जो भी मिलना चाहिए, लॉस या डैमेज जो हुआ है उसका जो है इंडेमनिटी पक्का होना चाहिए कि मतलब अगर कुछ हो गया तो पैसे तो मिलने चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अभी देंगे तभी देंगे करके जो है कंपनी घुमा रही है। तो कंपनीज को हमेशा ये याद रखना है कि आपको जो है इंडेमनिटी बरकरार रखनी है। किसी कंपनी के ऊपर आपका इंडेमनिटी पे अगर शक है तो आप इंश्योरेंस नहीं लेंगे, ये चीज याद रखिए। सब्रोगेशन की भी यहाँ पे वैलिडिटी है, मतलब अगर मेरे या आपके कारण से कुछ हुआ ना हुआ हो, लॉस या डैमेज, किसी और के कारण हमको लॉस हुआ है तो भी हमारे पास पैसे क्लेम करने की ताकत रहती है। नेचुरल कोई हमारे से गलती हो गई हो तो ठीक है, लेकिन किसी और ने जो है गलती की है और हमारी लॉस हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, तो ये चीज़ जो है हम लोगों को थर्ड पार्टी डैमेज क्लेम के अंदर कवर कर लेगी। तो ये भी एक लाइफ इंश्योरेंस के अंदर में होना चाहिए। डबल इंश्योरेंस का भी यहाँ पे प्रावधान है, आप एक ही चीज़ के ऊपर, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर दो अलग अलग कंपनी से जो है आप अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी चाहिए। प्रॉक्सिमेट कॉज होना चाहिए, ये भी वैलिड है, इसमें प्रॉक्सिमेट कॉज भी आपके पॉलिसी के अंदर अलाउ होना चाहिए। मतलब कुछ हुआ, जैसे मेरे घर में आग लग गई, कैसे लगी, पहले इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, फिर आग लगी, शॉर्ट सर्किट से वायरिंग डैमेज हुआ, फिर आग लगने से सामान डैमेज हुआ, आग बुझाने के चक्कर में मैंने जो है पानी डाला, पानी से भी कुछ डैमेज हो गया। तो सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए, सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए किसी भी इंश्योरेंस के अंदर में। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रिंसिपल्स है, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। आपको हमेशा लाइफ इंश्योरेंस जब भी आप अपना पैकेज बनाते हैं तो कंपलसरी ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। कॉन्ट्रैक्ट, गुड फेथ, इंटरेस्ट, इंडेमनिटी, सब्रोगेशन, डबल इंश्योरेंस एंड प्रॉक्सिमेट कॉस्ट, ये 7 चीज़ें आपकी जब वैलिड होंगी तभी आपका इंश्योरेंस वैलिड होगा। चलिए देखते हैं प्रीमियम के बारे में, प्रीमियम क्या है और प्रीमियम कैसे काम करता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। कि प्रीमियम देखिए एक पेमेंट होती है, जो कि इंश्योरेंस जब हमने बनाया तो हम क्या भरेंगे, पैसे भरेंगे। तो ये जो पैसे हैं इसे ही प्रीमियम कहा जाता है, ठीक है ना। कमर्शियल लैंग्वेज में इसे ही जो है प्रीमियम कहा जाता है। अब प्रीमियम कैसे कैसे भर सकते हैं आप, एनुअली भर सकते हो, साल में एक बार प्रीमियम भर दिया आपने एज पर द एग्रीमेंट जो आपने डिसाइड किया है, या हाफ ईयरली भर सकते हो 6 महीने में एक बार, क्वार्टरली भर सकते हैं मतलब 3 महीने में एक बार, या मंथली भर सकते हैं महीने में एक बार। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पे जो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये सारी चीज़ें जो है ना शॉर्ट शॉर्ट नोट्स में मैंने लिखी है।
जब आप एग्जाम लिखेंगे, बिकॉज ये थ्योरेटिकल पेपर है, जब आप एग्जाम लिखेंगे आपको बड़ा करके लिखना है, जैसे एनुअली द इंश्योरर हैज टू पे द प्रीमियम इन द ईयरली बेसिस, ऐसे करके आपको बढ़ा के जो है जनरल इंग्लिश को यूज करके लिखना है। ओके, एनुअली आप भर सकते हो, हाफ ईयरली भर सकते हो, 3 महीने में एक बार यानी क्वार्टरली भर सकते हो, और आप चाहे तो मंथली भी अपना प्रीमियम जमा करा सकते हैं इंश्योरेंस में। तो इंश्योरेंस का जो पैसा हम भरते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रीमियम। वो हम 4 तरीके से जमा कर सकते हैं। अच्छा, प्रीमियम के 2 अलग अलग टाइप होते हैं। पहला होता है स्टेप्ड प्रीमियम, मतलब स्टार्टिंग में आपको 1000, 1500, 2000 कुछ ऐसे आपने जो एग्रीमेंट में लिखा है, धीरे धीरे पे करना है। आपको लग रहा है कि अगर अभी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, मैं अभी जॉब में नया हूँ या बिजनेस नया नया रन किया हूँ, पैसे की उतनी ज़्यादा भरमार नहीं है, तो आप स्टेप प्रीमियम लेके स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में क्या है, चीपर है, मतलब कम पैसे में आपका जो है प्रीमियम आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे, प्रीमियम का रेट बढ़ता जाएगा और बाद में जो है एक्सपेंसिव हो जाएगा वो, मतलब अपना जितना एग्रीमेंट में लिखा है इतना भरना है, वो अमाउंट पूरा फुलफिल हो जाएगा। मतलब अगर मुझे 10,000 जमा करने तो पहले मैं 200 रुपये दूंगा कुछ दिनों तक, फिर 300 रुपये दूंगा कुछ दिनों तक, फिर 500 दूंगा, फिर लास्ट महीने में मैं 1000 रुपये दे दूंगा और पूरा मिला के मेरा 10,000 कम्युलेटिव बैलेंस जमा हो जाएगा। ये हो गया स्टेप प्रीमियम। दूसरा है लेवल प्रीमियम, ये उल्टा होता है। यहाँ पे आप पहले ही आपको लगता है कि मैं अगर अभी मेरे पास पैसे है, मेरी लाइफ अनसर्टेन है, तो ऐसे टाइम पे आगे चल के मेरा फाइनेंशियल कंडीशन कैसा रहेगा मुझे नहीं मालूम। ऐसे में अगर आपको अगर लग रहा है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा है, देन यू शुड गो टू द लेवल प्रीमियम। यहाँ पे पहले ही भारी भरकम अमाउंट भर दिए जाते हैं, पहले ही 1000 रुपये का प्रीमियम मैंने 2 महीने भरे, फिर उसके बाद 800 का, फिर 500 का, फिर 300 का, फिर 200 का, ऐसे करके मैंने 10,000 रुपये जमा किए। सो दिस इज हाउ 2 टाइप्स ऑफ प्रीमियम आप भर सकते हो, स्टेप प्रीमियम, दूसरा लेवल प्रीमियम। यहाँ पे मैंने फिर बता रहा हूँ, शॉर्ट में लिखा है, आपको एग्जाम में इसे लॉन्ग में लिख के आना है, आपके तरीके से लिखना, पेपर भर देना है पूरा, तभी आपको जो है मार्क्स मिलेंगे। अब आगे चलते हैं, LIC के बारे में जानकारी ले लेते हैं। LIC क्या है एक बार देख लेते हैं अच्छे से। LIC का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है ये LIC का फुल फॉर्म है ऑफ इंडिया, क्योंकि ये गवर्नमेंट की कंपनी है। इसको 19 जनवरी 1956 में बनाया गया था। जो भी CA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लोग MCQs लिखते हैं, जो जो इसका MBA के लिए एंट्रेंस लिखते हैं, उन लोगों को जो है MCQs में ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो 19 जनवरी 1956 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है LIC बनाई थी, और इसके लिए स्पेशल कानून बनाया था, LIC एक्ट ऑफ 1956। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका काम क्या है, पहली चीज तो माल प्रैक्टिसेस को फाइंड आउट करना कि कौन गड़बड़ कर रहा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर में, जो माल प्रैक्टिसेस है उनको रोकना, ठीक है, कम करना। उसके बाद दूसरा है डेवलपिंग द इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, इंश्योरेंस का जो भी बिजनेस है इंडिया में उसको बढ़ाना, ये LIC का काम है। फिर तीसरी चीज है डेवलपिंग सेविंग हैबिट्स अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग इंश्योरेंस क्यों कराते हैं, ताकि कुछ पैसे हम जमा करके रख सके। वो इंटरेस्ट बाद में हर कंपनी अपने हिसाब से देती है, लेकिन पैसे जमा करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आप जो पैसे जमा करने की आदत रखेंगे इंश्योरेंस के थ्रू, उससे आपका जो है डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये जो पैसे जमा करने का जो एक मेंटालिटी आया, जो सोसाइटी के अंदर में ये बदलाव आया, इसको जो है LIC ने काफी बढ़ाया है कि बैंकिंग के अलावा आप एक ऐसे जगह पे पैसा रखिए जहां से पैसे निकालना मुश्किल हो। आपका जब तक एग्रीमेंट खत्म नहीं होता तब तक आप जो है पैसे नहीं निकलवा सकते। ऐसा एक स्ट्रक्चर जो है LIC ने तैयार करके दिया है। इसके बाद ये जो पैसे जमा हो रहे हैं LIC के पास, ये इसका क्या करेगी, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगी। इंडिया में जितने भी बड़े बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें LIC इन्वेस्ट करेगी, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगी, और करने के बाद में वो पैसे कमा लेगी खुद के लिए। ठीक है, LIC के भी अपनी बॉडी है, उनको भी पैसा चाहिए, तो कहाँ से लाएंगे पैसा, ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में पैसे फंड करेंगे और उसका इंटरेस्ट उन लोग ले लेंगे पैसे के साथ में। सो ऐसे करके LIC का स्ट्रक्चर बना है। और LIC ही क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज LIC गवर्नमेंट की है,
जितने भी प्राइवेट कंपनीज होंगी जो लाइफ इंश्योरेंस देंगी, उनके लिए आइडियल रोल एलआईसी करेगा। मतलब एलआईसी का ऐसा होना चाहिए रुतबा कि मुझे देख के बाकी कंपनीज काम करे, जैसे जैसे हम पॉलिसी बनाए वैसे वैसे बाकी कंपनीज को भी पॉलिसी बनाना है। तो एलआईसी का इतना बड़ा रोल है। वैसे इन सारे कंपनीज के ऊपर आईआरडीए जो है अपना निगरानी पैनी बनाए रखता है। इससे पहले जब हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़े थे तो उसमें आपको आईआरडीए के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं लिंक जो है आई बटन में डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा और इस वीडियो के लास्ट में भी आपको जो है लिंक मिल जाएगा। तो ये देख लेते हैं एलआईसी के अंदर बॉडी कैसी बनी हुई है। इनका एक सेंट्रल ऑफिस है बॉम्बे में, मुंबई के अंदर में। मुंबई के अंदर में इनका हेडक्वार्टर है, याद रखिए। इनके 15 बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर होते हैं। 15 लोगों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनती है। 15 डायरेक्टर होते हैं। 15 डायरेक्टर मिलके जो है पूरी एलआईसी को चलाते हैं, डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं उसे। ओके, इनके अंडर में एक चेयरमैन होता है। ओके, 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर में कौन काम करता है? चेयरमैन काम करता है एलआईसी के लिए। अब एलआईसी के चेयरमैन के हाथ में दो चीजें होती है, एक होती है कमिटी, दूसरी होती है ऑफिसर्स। पहले कमिटीज की बात कर लेते हैं। एलआईसी को चलाने के लिए यहाँ पे जो है 6 अलग अलग कमिटीज बनाई गई। ये कमिटीज चेयरमैन के अंडर में काम करती है। पहली है एग्जीक्यूटिव कमिटी, मतलब कैसे मार्केट में हमको हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है उसके बारे में जो है एग्जीक्यूटिव कमिटी हमेशा काम करते रहती है। फिर एक है इन्वेस्टमेंट कमिटी, जो पैसा हमारे पास आ रहा है प्रीमियम से, उसको हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे एलआईसी के लिए प्रॉफिटेबल होगा, इसके बारे में ये इन्वेस्टमेंट कमिटी काम करती है। फिर एक है बजट कमेटी, कितना इन्वेस्टमेंट को देना है, कितना प्रीमियम अभी मैच्योर होने वाला है हमारे कस्टमर को देना है, कितना बजट हमको एलआईसी के पीछे खर्चा कर, खुद की बिल्डिंग के पीछे, हमारे एम्प्लॉयज के पीछे खर्चा करना है, ये बजट कमेटी डिसाइड करती है। फिर एक आती है रिक्रूटमेंट कमेटी। इसका काम होता है कि एजेंट्स को जमा करना, उनके लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, आईआरडीए से उनको सर्टिफिकेट दिलाना, फिर अपने खुद के जो परमानेंट स्टाफ्स है उनका रिक्रूटमेंट करना, ये रिक्रूटमेंट कमेटी का काम है। उसके बाद लीगल एडवाइस कमेटी एक होती है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस मार्केट के हिसाब से बनाती रहती है। आईआरडीए के जो नए रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, फिर एलआईसी एक्ट में जो अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, बदलाव किए जाते हैं, उसको लेके जो है ये लीगल एडवाइस कमेटी काम करती है। उसके बाद बिल्डिंग कमेटी, मतलब जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है संभालने का काम ये बिल्डिंग कमेटी करती है, कि हमारे फलाने ऑफिस में क्या चल रहा है, कहाँ हमको एक्सपैंड करना है, कहाँ हम लोगों को जो है खर्चे कम करने हैं, बिल्डिंग में ये सुविधा चाहिए, वो सुविधा चाहिए, नए शहर में हम लोगों को अपना नया ऑफिस सेटअप करना है। तो ये सारी चीजें एलआईसी की कमिटीज डिसाइड करती है। इसके बाद चेयरमैन के हाथ में दूसरा एक और काम होता है, वो है ऑफिसेस देखना। पहले तो जोनल ऑफिसेस, हर स्टेट का एक ऑफिस होगा, उसमें जोन्स में बटा हुआ होता है। कोई भी एक स्टेट जोन्स में बटा हुआ होता है, तो जोनल ऑफिसेस होंगे। फिर उसके साथ ही साथ डिविजनल ऑफिसेस होंगे उसके साथ में, मतलब जोन्स के अंदर बहुत सारे डिविजनल ऑफिसेस होंगे। फिर डिविजनल ऑफिसेस के अंदर भी जो है ब्रांच ऑफिसेस बनेंगी। तो ये स्ट्रक्चर है पूरा एलआईसी का, आप लोग समझ गए होंगे। अब विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम फटाफट से हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के बेसिकली कितने टाइप्स होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, आपको ये दिमाग में याद रख लेना है। मैंने इसको सिंपल सरल भाषा में यहाँ पे एक टेबल के लिए जो है टेबल के जरिए मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। आप चाहे तो इसको एलैबोरेटेडली एक एक पॉइंट करके, नंबर 1 हेडिंग टर्म लाइफ इंश्योरेंस, उसके बारे में पूरी कहानी लिखिए, फिर होल लाइफ पॉलिसी, ऐसे करके आप लिख सकते हो। या फिर शॉर्ट आंसर में अगर पूछा गया तो आप ये टेबल उतार सकते हो। तो मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ, 5 टाइप के लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, 5 टाइप के। उसमें पहला है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या है? ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, मतलब स्पेसिफिक टाइम के लिए, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए जो है आप हमको प्रीमियम दीजिए। अगर इस बीच में आपकी डेथ हो जाती है तो हम इतना अमाउंट जो है आपको दे देंगे, अदरवाइज आप अगर सस्टेन कर गए तो आपको वो पैसा जीते जी मिल जाएगा। ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस हो गया। फिर दूसरा है होल लाइफ पॉलिसी, मतलब आप जब तक जिंदा है आप इतना प्रीमियम भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए,
जितना भी जमा होगा आपके जाने के बाद आपके डिपेंडेंट्स को जो है एज ए कॉर्पस अमाउंट हम दे देंगे। ये हो गया होल लाइफ पॉलिसी। तीसरा आता है एंडाउमेंट प्लान। एंडाउमेंट प्लान के अंदर में क्या होता है, मैंने जो है कुछ पैसे लिए और सीधे LIC ऑफिस में या किसी एक इंश्योरेंस कंपनी को मैंने दे दिए, वो वहां पड़ी रही, मुझे कोई प्रीमियम देना नहीं है, कुछ नहीं करना है, एक बार में मैंने सारे पैसे दे दिए हैं और उसके बाद में एक टाइम पीरियड मैंने लिख दिया है कि फलाने डेट को मुझे ये चाहिए, अगर मैं उस दिन रहा तो मुझे देना, अगर मैं उस दिन नहीं रहा इस दुनिया में तो मेरे जो भी है रिलेटिव्स या नॉमिनी उनको जो है कॉर्पस अमाउंट के रूप में ये दे देना। तो ये एंडाउमेंट प्लान है, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं, मैंने जो है मतलब मेरे स्वेच्छा से कंपनी को पैसे दिए हैं ऐसे। फिर एक होता है यूलिप। यूलिप मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसके अंदर क्या होता है कि रिस्क कवर होता है पॉलिसी होल्डर के साथ में, मतलब आप पैसे आप अपना प्रीमियम जमा कीजिए, कुछ बढ़ता रहेगा, जैसे बैंक में हम पैसे जमा करते हैं बढ़ता रहता है, हम लोग पासबुक में देख सकते हैं, वैसे आप जब यूलिप में पैसे जमा करोगे इंश्योरेंस में तो यूलिप में आपको जो है पासबुक के साथ में डीमैट अकाउंट भी देगा। अकाउंट से क्या करेंगे आप, जो पैसे आपने जमा किए हैं अपने अकाउंट में, आपके जो इंश्योरेंस अकाउंट में पैसे जमा, आप उसको जो है कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं या कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट करवा सकते हैं। तो आपकी जो डील हुई थी उसके पैसे आपने जो है इन्वेस्टमेंट में दे दिए और वो जो है बढ़ गया अगर से शेयर का भाव, तो आपको जो है एक्स्ट्रा जो है पैसे मिलेंगे या फिर आपका प्रीमियम में डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज अगर आपका जो है शेयर मार्केट में घट गया तो फिर आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ा के देना पड़ेगा या फिर आपको जो है एक्चुअल अमाउंट जो आपको मिलना है वो कम मिलेगा। तो आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट में जो है आप इंश्योरेंस के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो, ये यूलिप का प्लान होता है। उसके बाद एक होता है मनी बैक पॉलिसी। इसमें क्या होता है, आप पैसे दे दिए, ठीक है, आपने एक अमाउंट लिखा दिया आपका, उसमें क्या होता है मनी बैक में, अगर होल्डर जो इंश्योरेंस होल्डर है वो गुजर गया, पॉलिसी होल्डर जो है गुजर गया, तो उसके फैमिली को एक बार में पूरे पैसे नहीं देती कंपनी, मनी बैक पॉलिसी में थोड़े थोड़े करके इंस्टॉलमेंट में पैसे देने लगती है। तो ये 5 टाइप हो गए, टर्म लाइफ, होल लाइफ, एंडाउमेंट, यूलिप और मनी बैक। ये 5 टाइप के इंश्योरेंसेस जो है लाइफ इंश्योरेंस के अंदर में आते हैं। अब आगे चलते हैं ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ये तो हो गई, अब तक हमने बात की एक पर्टिकुलर इंसान के इंश्योरेंस के बारे में। अब समझ लीजिए आपके पास 10 लोग काम करते हैं, सबका इंश्योरेंस कराना है, तो आप अकेले अकेले एक इंसान का मत कराइए, आप ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में जाइए। क्यों? इसमें क्या होता है, काफी सारे लोग एक ही पॉलिसी के अंडर में कवर हो जाएंगे, आपके जितने भी मैन पावर है सारे के सारे लोग एक ही पॉलिसी के अंदर में कवर हो जाएंगे। उसके बाद में जो है ये जो होता है ग्रुप इंश्योरेंस, ये ज्यादातर कौन लेते हैं, जब कोई फैक्ट्री हो गया या एम्प्लॉयर्स जो है अपने एम्प्लॉयज के लिए लेते हैं, या कोई क्लब हो गया जो कि अपने क्लब मेंबर्स के लिए लेते हैं। और इसका जो टर्म है ना, ये टर्म इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है ग्रुप इंश्योरेंस, बट टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता है। ये 1 साल या 2 साल ऐसे पीरियड का होता है, क्योंकि ग्रुप है ना, कब कौन इंसान हमको छोड़ के दूसरे कंपनी में चला जाए या दूसरे क्लब में चला जाए, वी डोंट नो, राइट। तो ऐसे में जो है तो ये ग्रुप इंश्योरेंस जो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस बन जाता है। अच्छा, चूंकि एक बड़े पैमाने पे हम लोग पैसे दे रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के तहत क्या करेगी, हमसे कम प्रीमियम लेगी। ये बहुत ही सस्ता वाला इंश्योरेंस है, ओके, तो कम पैसों में आपका अच्छा खासा इंश्योरेंस मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो पैसे आपने इंश्योरेंस में लगाए हैं, आपने 10 लाख रुपए कमाए, 10 लाख में आपका 10% यानी 10,000 रुपए जो आपको टैक्स भरना है, अगर वो 10,000 आपने टैक्स नहीं भर के आपने इंश्योरेंस में लगा दिए, देन आपका टैक्स माफ हो जाएगा, आपको अलग से टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हो गया ग्रुप इंश्योरेंस। ओके, ये बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत सारे लोगों को एक साथ जो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस देती है, कम पैसे में ये काम हो जाता है। अब इसके साथ ही ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम भी आती है। एक तो इंश्योरेंस हो गया, आपके लोगों को आपने इंश्योरेंस दे दिया, साथ में आप ग्रेच्युटी स्कीम भी दे सकते हैं। ग्रेच्युटी जो है एक गवर्नमेंट की एक्ट है, ग्रेच्युटी एक्ट, प्रोविजन ऑफ द ग्रेच्युटी एक्ट 1972। इसमें क्या है, कोई एक कंपनी है या कोई कुछ ग्रुप है
10 लोग उसमें कम से कम होने चाहिए। ये 10 लोग काम कर रहे हैं, इनको हम ग्रेचुइटी देंगे। कैसे देंगे, कब देंगे? जब तक वो काम करेंगे तब तक। ओके, मैं अगर किसी कंपनी XYZ कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, इस नौकरी करते 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 मैंने 5 साल बिता दिए। पहला चीज याद रखिए, 5 साल मेरे बीत जाने चाहिए। उसके बाद वो कंपनी क्या करेगी, XYZ कंपनी मेरे सैलरी में से कुछ अमाउंट ग्रेचुइटी के रूप में काटना शुरू करेगी। वो अलग जमा होगा। एक तो इंश्योरेंस में गया पैसा, दूसरा ग्रेचुइटी में पैसा जाएगा। ओके, उसके अलावा एक PF वाला भी एक सेक्शन होता है, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, प्रोविडेंट फंड। तो ग्रेचुइटी में पैसा जाएगा। ग्रेचुइटी में पैसा जाने से क्या होगा, मेरे पैसे जो है सेफ होते रहेंगे। ओके, तो 5 साल मुझे कम से कम काम करना चाहिए, और जिस दिन मैं कंपनी छोड़ दूंगा उस दिन मुझे पूरे के पूरे ग्रेचुइटी के पैसे कंपनी दे देगी। तो ये एक सेविंग स्कीम है जो कि कंपनी में काम करने वाले लोगों के काम में आता है। कम से कम उस कंपनी में 10 लोगों का ग्रेचुइटी कटना चाहिए, क्योंकि 10 लोगों का ग्रुप होना चाहिए वहां पे। ओके, तो ये जो पैसे हैं, ये पैसे जो है गवर्नमेंट के पास जमा होते हैं। गवर्नमेंट इससे जो है अच्छा खासा कुछ विकास का काम करती है, और बाद में जब इंसान जो है कंपनी छोड़ दे तो पैसे कंपनी क्लेम करके अपने एम्प्लॉय को दे देती है। अच्छा, ये पैसे कब देने हैं अपने एम्प्लॉय को? उसके सुपर एनुएशन पे, मतलब जब वो कंपनी छोड़ दे उसके बाद, या फिर वो कंपनी से रिटायर हो जाए, मतलब 60 साल का हो गया तो हम उसको सुपर एनुएशन, मतलब 60 साल का हो गया और हमने उसको दे दिया। फिर उसके अभी तो 60 के जगह 58 हो गया है रूल्स में। फिर अगर से वो इंसान रिटायर हो गया या रिजाइन करके चले गया तो उसको हमें ग्रेचुइटी पे करनी है। और अगर वो गुजर गया ऑन ड्यूटी या अपने घर पे, जैसे कंपनी में काम कर रहा है वो, उसकी अभी ना रिजाइन हुई है ना सुपर एनुएशन हुई है, वो गुजर जाते हैं किसी कारण से, तो उनको ग्रेचुइटी देना है। इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय है उसका भी टैक्स बचेगा और जो एम्प्लॉयर है उसका भी टैक्स बचेगा। तो इट इज ऑल्सो टैक्स के सेविंग स्कीम, और अच्छे खासी सेविंग अकाउंट जो है, अमाउंट जो है आप लोगों के अकाउंट में जमा होती रहेगी। तो ये आप ग्रेचुइटी का भी ऑप्शन देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे राइडर इंश्योरेंस के बारे में। राइडर इंश्योरेंस क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा, मैं सीधे सरल शब्दों में कहूं तो ए राइडर इंश्योरेंस इज एन अटैचमेंट और अमेंडमेंट टू एन इंश्योरेंस पॉलिसी दैट सप्लीमेंट्स द कवरेज इन द पॉलिसी। अभी देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने इंश्योरेंस लिया, इंश्योरेंस एजेंट मुझे क्या बोलता है, आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, आप जब गुजर जाएंगे तब आपको पैसे मिलेंगे। मान लो आप गुजरे नहीं, आप हैंडीकैप हो गए, तो भी आप काम नहीं कर पाओगे, आपको इंश्योरेंस के पैसे मिलने चाहिए लेकिन मिलेंगे नहीं, क्योंकि आप मरे नहीं हो, आप हैंडीकैप हुए हो। तो क्या मैं आपको एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट वाला प्रीमियम दे दूं, मतलब एक एक्स्ट्रा इंश्योरेंस का एक और पेपर अलग से आपको इंश्योरेंस कराना नहीं, इसी के साथ में एक सप्लीमेंट्री इंश्योरेंस लेना है, बहुत कम उसका प्रीमियम होगा, आप वो भरेंगे तो आपको हैंडीकैप का भी उसमें प्रोविजन मिल जाएगा। ओके, मतलब एक बार में आप एक इंश्योरेंस के अंदर ही और सप्लीमेंट्री इंश्योरेंसेस भी ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अलग अलग चीजों के अलग अलग इंश्योरेंस लेंगे तो काफी महंगा पड़ जाएगा। ओके, एक ही कंपनी एक ही पॉलिसी के अंदर में आपको सप्लीमेंट्री पॉलिसीज दे देगी, यही होता है राइडर इंश्योरेंस। ओके, तो राइडर इंश्योरेंस जो है ये सप्लीमेंट्री है, एक टाइम पीरियड तक ये काम करता है, आपको टाइम दे देंगे, इतने टाइम तक आपका राइडर इंश्योरेंस वैलिड है, उसका इतना प्रीमियम आपको देना है। अब राइडर इंश्योरेंस के कितने टाइप्स हो गए, क्रिटिकल इलनेस, किडनी खराब होना, हार्ट का बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी हो गई है तो आपको राइडर इंश्योरेंस अलग से आप ले सकते हो। वेवर ऑफ प्रीमियम, आप मान लीजिए कि ऐसा लग रहा है कि आगे चल के आप प्रीमियम नहीं देना चाहते, तो आप अलग से, मतलब इंश्योरेंस का इंश्योरेंस करा लिए कि मैंने सप्लीमेंट्री में भी पैसे दिए और इसमें भी पैसे दिए, तो उस हिसाब से आप सप्लीमेंट्री को कैंसिल करके उसको मेरे प्रीमियम में ऐड कर दो, तो ये वेवर ऑफ प्रीमियम हो गया। तीसरा हो गया एक्सीडेंटल डेथ और डिसम्बर्समेंट। हाँ, अगर एक्सीडेंट, अभी देखिए इंश्योरेंस डेथ वाला भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ऐसे मर जाने से पैसे नहीं मिलते।
उसके लिए कॉज आपके एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए कि फलाने कारण से नेचुरल डेथ पे आपको पैसा मिलेगा, एक्सीडेंटल डेथ पे आपको पैसा मिलेगा, ऐसे करके आपको वो देंगे। अगर आपका एक्सीडेंटल डेथ भी आपको कवर कराना है तो आप एक राइडर इंश्योरेंस ले लीजिए। एक्सेलरेटेड सम एश्योर्ड करना है, मतलब आप चाहते हैं कि वेवर ऑफ प्रीमियम के अलावा आपको जो है मैच्योरिटी में और ज्यादा पैसे मिले, एक्स्ट्रा पैसे आप चाहते हो, तो आप जो है अपना प्रीमियम नहीं बढ़ा के एक एक्स्ट्रा राइडर इंश्योरेंस कुछ दिन के लिए ले लीजिए। तो क्या होगा, आपका एक्स्ट्रा प्रीमियम जमा होगा और आपको जो है बाद में मैच्योरिटी के टाइम ज्यादा पैसे मिलेंगे। और लास्ट एंड फाइनल राइडर इंश्योरेंस होता है पार्शियल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी का। अगर आप हैंडीकैप हो गए तो आपको जो है राइडर इंश्योरेंस के थ्रू पैसे मिल जाएंगे। आपको वो वाले लाइफ इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलेंगे, राइडर इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे। तो ये पूरा सेटअप है राइडर इंश्योरेंस का। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर एग्जाम में आपको ये टॉपिक पूछता है लॉन्ग टाइप में तो आपको बना के लिखना है। मैं बार बार साफ शब्दों में कह रहा हूँ, आपको जनरल इंग्लिश यूज करके बना के लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ पेड अप एंड सरेंडर वैल्यूज। अब पेड अप क्या है, सरेंडर क्या है, ये दोनों वैल्यूज के बारे में हम देखेंगे। पेड अप पॉलिसी क्या होती है कि और हमको प्रीमियम नहीं देना है लेकिन हमको जो है बेनिफिट तो चाहिए। ओके, मतलब मैंने मेरे मैच्योरिटी के पहले ही प्रीमियम भर दिया है। मैं बताया था आपको स्टेप वाला और लेवल वाला प्रीमियम भरने का किस्सा। आपने मान लो स्टेप वाला या लेवल वाला भर दिया, आपने मैच्योरिटी से पहले ही पूरे पैसे आपके जो एग्रीमेंट में थे आपने जमा करवा दिए। अब आपको जो है पेड अप पॉलिसी दी जाएगी। पेड अप पॉलिसी कैसे दी जाएगी, आपको और पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जब मैच्योरिटी आएगी तब आप जो है अपने पैसे आराम से निकाल सकते हैं। पॉलिसी कैन बी कन्वर्टेड टू अ पेड अप पॉलिसी वंस इट एक्वायर्स अ सरेंडर वैल्यू विच इज टिपिकली आफ्टर 2 or 3 एनुअल प्रीमियम्स। ओके, 2-3 साल आपने जो प्रीमियम भरना है भर लिया, उसके बाद आप चाहे तो पूरे पैसे एक साथ में या लेवल में जो है आप पेड अप कर सकते हैं। ओके, तो आपका जो पॉलिसी है वो पेड अप पॉलिसी बन जाएगा। उसके बाद पेड अप का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ पेड प्रीमियम्स। नंबर ऑफ पेड प्रीमियम्स मतलब आप तक कितने भरे हैं, प्लस सम एश्योर्ड एक होता है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम्स, आपको कितने भरने हैं। आपका नंबर ऑफ प्रीमियम कितना था, आपका सम एश्योर्ड कितना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, आपको कितने प्रीमियम्स भरना है। आपको 70 प्रीमियम भरना है, आपने 10 भर दिए हैं, तो 10 प्रीमियम इंटू एश्योर्ड सम एश्योर्ड डिवाइडेड बाय 70। ये जो फॉर्मूला है ये पेड अप वैल्यू में फिक्स बैठना चाहिए, तब जो है आपका पॉलिसी पेड अप हो जाएगा। प्रीपेड कर दिया आपने। दिस इज यूजफुल ऑप्शन व्हेन वन इज स्टक्ड with an inappropriate product due to wrong selection and can be opted for instead of surrendering the policy to avail of a life coverage। ये कहाँ काम आता है, अगर आपको लग रहा है कि आपका इंश्योरेंस जो आपने ले लिया वो उतना खास नहीं है, इट इज नॉट गुड, ओके, तो पेड अप करके आपने जो है निकाल लिया पैसा। ओके, ये हो गया पेड अप वाला कहानी। हाँ, अगर मेरे पास पैसे नहीं है, कंपनी को पूरे पैसे देने लायक मैं नहीं हूं, 20 लाख का एग्रीमेंट हुआ है, अगर आपको लग रहा है आपके पास पैसे नहीं है पेड अप कराने के, तो आप पॉलिसी को सरेंडर आउट करा सकते हैं। सरेंडर अमाउंट वैल्यू उसे कहा जाता है। सरेंडर वैल्यू में जो है आपको जो कितना पैसा आपने भरा है उसका कैलकुलेशन करेंगे। जनरली जो है 2-3 साल का प्रीमियम आपको पे करना होता है, उसके बाद आपको जितना आपने पेमेंट दिया है उसमें कुछ फाइन वगैरह देके आप पूरा पैसा वेव ऑफ करा सकते हैं। तो ये पैसे निकालने के 2 टेक्निक्स मैंने आपको बता दिए। आपका अगर LIC आपका जो लाइफ इंश्योरेंस है आपको तुड़ाना है तो 2 तरीके, या तो पूरा आप पेमेंट कर दो, पेड ऑफ करा दो, पेड अप करा दो, या फिर आपके पास अगर पैसे नहीं है तो फिर आप सरेंडर अप करा लो। तो ये वैल्यूज जो है ऐसे करके निकाला जाता है। अब प्रोसेस देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस कैसे पॉलिसी हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो पहले तो आप शॉपिंग कर लो। शॉपिंग मीन्स पूरा मार्केट देख लो कि कहाँ पे कितने रेट में मिल रहा है, पहली चीज कौन सी कंपनी दे रही है, कितना इंटरेस्ट दे रही है, कितने बेनिफिट्स दे रही है, ये आप शॉपिंग कर लो।
उसके बाद आपको एक कंपनी पसंद आएगी, उसका एक पॉलिसी पसंद आएगा, आप उस पॉलिसी के ऊपर एप्लीकेशन लेके बैठ जाओ, एप्लीकेशन भर दो। आपको ऑनलाइन भरना है, एजेंट के थ्रू भरना है, कैसे भरना है आप भर लो। एप्लीकेशन भरने के बाद आपका होगा मेडिकल एग्जाम, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस है, आपको मेडिकल एग्जाम देना पड़ेगा। मेडिकल एग्जाम के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके थ्रू जो है अंडर राइट किया जाएगा। मतलब कंपनी ये डिसाइड करेगी कि 40 लोगों का बैच तैयार होना है। 40 लोगों के बैच तैयार होने में क्या होगा, जितने जब तक 40 लोग अपना मेडिकल एग्जाम नहीं दे देते तब तक आपका अंडर प्रोसेस रुका रहेगा एप्लीकेशन। ओके, तो आपको अंडर राइट करके रख लिया, हाँ आपने रजिस्टर करा लिया है। जब 40 लोग जमा हो जाएंगे तब आपको जो है हम अप्रूवल देंगे एंड यू विल बी स्टार्ट पेइंग द प्रीमियम। ओके, तो अंडर राइटिंग में सिर्फ आपका नाम नहीं लिखा जाता, आपका बॉडी बिल्ड देखा जाता है कि आपका बॉडी कैसा है। मेडिकल लाइफ इंश्योरेंस है ना, लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस में आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, आपका अंडर राइट करके रखेंगे कि आपकी बॉडी बिल्ड कैसी है, आपका मतलब वेट कितना है, आपका तबीयत ठीक है कि नहीं है। फिर ओवरऑल हेल्थ चेक करेंगे, बीपी शुगर ये सब वो सब ओवरऑल चेकिंग करेंगे। ओवरऑल हेल्थ चेकिंग के बाद में आपका ये चेक करेंगे कि आप स्मोक करते हैं कि नहीं करते हैं, उससे भी इफेक्ट पड़ता है। ओके, फिर उसके बाद ड्राइविंग हिस्ट्री चेक करते हैं कि आप रैश ड्राइविंग करते हैं, आपके ऊपर चालान ज़्यादा है या नहीं, क्या आप ठीक ठाक ड्राइवर हैं, आपके पास हेलमेट वगैरह है कि नहीं। ये सारी चीज़ें चालान के थ्रू वो लोग देखेंगे। आपका गाड़ी का टेस्ट भी लेंगे कि आप चला के दिखाओ। तो ड्राइविंग हिस्ट्री चेक है, फिर लाइफस्टाइल भी चेक करेंगे, आप क्या खाते हैं क्या पीते हैं, आप ठीक ठाक है कि नहीं है, आपके घर में मतलब ऐसा वातावरण है कि नहीं कि आप ज़्यादा दिनों तक सस्टेन कर पाए। तो ये सारी चीज़ें अपनी इंश्योरेंस कंपनी चेक कर लेती है भाई, इसीलिए हमेशा इंश्योरेंस लेने से पहले ये सारी चीज़ें जान लो। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री चेक करेंगे कि आपके फैमिली में किसी को हार्ट बीपी शुगर वगैरह था कि नहीं। उस हिसाब से अंडर राइट कर, अगर आप पास हो गए तो आपको अंडर राइट करके रख लेंगे कि हाँ आप बैच में आने के लिए रेडी हो। जब 40 लोगों की बैच तैयार हो गई, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कंपनी 40 लोगों की बैच बना, जब बैच तैयार हो गई तो जाके आपका पॉलिसी अप्रूव होगा और उसके बाद आपको प्रीमियम्स भरना शुरू कर देना है। तो दिस इज हाउ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रोसेस है स्टार्ट करने का। ओके, पहले शॉपिंग करो, एप्लीकेशन भरो, उसके बाद मेडिकल एग्जाम दो, पास हो, उसके बाद आपका नाम अंडर राइट करेंगे, फिर बैच तैयार होने के बाद आपका पॉलिसी अप्रूव होगा। अब आता है डॉक्यूमेंटेशन फॉर क्लेम पे। चलिए कुछ हो गया, आपको क्लेम करना है, किसी का हो गया, आप नॉमिनी क्लेम करना है, तो पैसे इंटीमेशन ऑफ क्लेम देना है। पहले आपको इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी को जो है इंटीमेशन देना है रिटर्न में कि फलाने कारण से फलाने इंसान का पैसा जो है वो क्लेम करना है मुझे। क्लेम करने के बाद में जब आप इंटीमेशन देंगे तो वहां से एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, वो एक्नॉलेजमेंट जाके आपको जो है डॉक्यूमेंट्स पूछेगा। एक्नॉलेजमेंट में आप जब फलाने फलाने डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाओ, आपको क्लेम का प्रोसेस स्टार्ट करा देंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में ज्यादातर क्या क्या लगता है, डेथ सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एज, ओके, और डीड्स, जितने भी पेपर्स आप लोगों ने एग्रीमेंट के भरे थे, पॉलिसी का डॉक्यूमेंट और कुछ कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह है, बैंक का खाता है, ये सारी चीजें उसमें पूछते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन आपने भर दिया, फिर उसके बाद आपको ये सबमिट करना है, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होना है। ठीक है, वो अटेस्ट करके सेल्फ अटेस्ट करके जैसे भी हो आपको सबमिट करने के लिए बोलेंगे, आपको करना है। उसके बाद कंपनी पूरा विचार विमर्श करने के बाद, सब एग्जामिनेशन करने के बाद जो है सेटलमेंट करेगी आपके क्लेम का। तो ये क्लेम का प्रोसेस है। इससे पहले हम लोगों ने जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का प्रोसेस बताया और अभी क्लेम का प्रोसेस बताया। अब अंडर राइटिंग की बात करते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने बताया कार्ड तैयार हो गया, 40 लोग, 40 लोगों का एक बैच तैयार होगा, तभी जो है हम लोग सामान जो है बेचेंगे। ओके, तो अंडर राइटिंग में क्या है, ये एक एक्ट है जिसके अंदर गारंटी होता है कि भाई साहब इतने लोगों का तो होना ही चाहिए। तो इतने लोगों का जो है कंपनी जो है एक टारगेट देती है कि आप इतने लोगों को जमा करके लेके आओ। तो अंडर राइटिंग का काम उसमें होता है। ज्यादातर ये अंडर राइटिंग के पावर किसके पास होते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास में होते हैं। और नॉट ओनली सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर मार्केट में भी ये काम होता है। शेयर मार्केट में जब आप पैसे जमा कर इन्वेस्ट करने जाओगे
तब आप देखेंगे कार्ड पड़ा है 75 शेयर्स का एक कार्ड, आपको उसमें से खरीदना है 75, अदरवाइज वो जो है मतलब आपको नहीं मिलेगा, आपको पूरा का पूरा बैच खरीदना पड़ेगा। द इशुअर हैव द ऑप्शन टू डिसाइडिंग फॉर द अंडर राइटिंग, अगर उसका 40 का बैच कंप्लीट नहीं हुआ तो आपका नाम अंडर राइट करके रख सकता है इशुअर। ओके, उसके पास इतनी पावर है। इफ द इशुअर इशू इज नॉट अंडर रिटन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन एंड इवन if 90% of minimum subscription is not received, the money has to be refunded in full. ओके, अगर अंडर राइटिंग नहीं हुआ तो क्या होगा, आपको अंडर सब्सक्राइब माना जाएगा। अंडर सब्सक्राइब माने आपने अप्लाई ही नहीं किया, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, आपने जो पैसे डाले थे वो आपको रिटर्न मिल जाएंगे। कब? 90% जितना भी कार्ड बताया है, 40 लोगों का बताया ना, तो कम से कम 36 लोगों का जो है सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए अंडर राइटिंग में। अगर अंडर राइट 36 लोगों का नहीं हुआ तो 36 लोगों के पैसे वापस। तो ये अंडर राइटिंग का एक इंपॉर्टेंट स्टेज है। ओके, ये आपको पूरा अच्छे से इंग्लिश में लिखना है। ओके, द नंबर ऑफ अंडर राइटर्स शुड बी डिसाइडेड वेल इन एडवांस बाय द इश्यूअर। ओके, जो इश्यूअर है उसके पास पहले से लिस्ट होनी चाहिए सबमिशन के टाइम पे, मैंने इतने लोगों का नाम अंडर राइट करके रख लिया है। फिर उन्होंने जाएगा सेबी के पास, सेबी के बारे में मैं आपको फिर बताता हूँ थोड़ी देर में। तो सेबी के पास परमिशन लेने जाएगा, दिखाएगा कि हाँ मेरा 90% कार्टेल कंप्लीट हो गया, तब जाके वो सेबी जब अप्रूवल देगा तो आपका नाम शेयर मार्केट में, इंश्योरेंस पॉलिसी में, या जो भी आपने म्यूचुअल फंड वगैरह जितने भी आपने अप्लाई किए हैं सेविंग्स प्लान, उसमें आपका नाम दर्ज होगा। अब अंडर राइटर्स दो टाइप के हैं, एक इंस्टीट्यूशनल एक नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल में मतलब बड़ी बड़ी बैंक कंपनीज जो भी है, आईडीबीआई बैंक, आईएफसीआई बैंक, यूटीआई जो है एक सिक्योरिटी कंपनी है, एसबीआई कैपिटल मार्केट, ये एसबीआई का एक सब्सिडरी कंपनी है, ये इंस्टीट्यूशनल जो है अंडर राइटर्स हैं। एक नॉन इंस्टीट्यूशनल अंडर राइटर्स भी है, मतलब एनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जैसे मुथूट हो गया, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी इसे कहा जाता है लैंग्वेजेस में। मतलब जनरल लैंग्वेज जो भी यूज होता है कॉमर्स के अंदर, उसमें एनबीएफसी कहा जाता है। तो ये अंडर राइटिंग के बारे में आपको बता दिया, मतलब बुकिंग करके रखना स्लॉट का, सीधे सीधे शब्दों में। ओके, अब म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या है? ये भी एक इंश्योरेंस के जैसा ही एक और सेविंग्स करने का प्लेटफॉर्म है। इसमें भी जो पैसे आप डालते हैं वो टैक्स में आपका एग्जम्पशन मिल जाता है, या फिर कभी कभी रिबेट मिल जाता है। तो म्यूचुअल फंड क्या है? 40 लोगों की टीम चाहिए, फिर से वही एग्जांपल, 40 लोगों की टीम चाहिए, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप 40 शेयर खरीद लो, तो क्या करेंगे? एक आप जो है एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाएंगे, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का एक एजेंट होता है, उसके पास जाएंगे, जाके बोलेंगे भाई मेरे पास 500 रुपए है, मेरे पास ताकत नहीं है कि मैं 40 शेयर खरीदूं, मैं 2 शेयर खरीदूंगा 250-250 रुपए के। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करेगी? ठीक है, आपके पैसे हमको दे दो 500, दूसरे लोगों से भी ऐसे 500 500 500 जमा करके पूरे कार्टेल जितना भी होगा 40 का, उतने पैसे जमा कर लेगी। तो जैसे ही 40 आपके काट के तैयार कर लिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने, सबको जो है आपके पैसे जमा करके एक पूरा का पूरा शेयर का जितना कार्ड था वो खरीद लिया। तो ये जो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट जमा करके एक जगह एक कार्ड खरीदना, यही जो है इसको कहा जाता है पूलिंग, मतलब शेयरिंग करना। शेयरिंग मतलब पूलिंग करना, एक ही वर्ड है दोनों। ओके, सिनोनिम्स है पूलिंग और शेयरिंग। एक कार में आप अकेले जाएंगे, डीजल खर्चा होगा, उससे अच्छा आप 3 जने को और बैठा लो, सबसे पैसे मांग लो, चारों का मतलब शेयरिंग हो जाएगा खर्चा डीजल का। तो ये पूलिंग जो है यही है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअली सब लोग जमा कर रहे हैं एक चीज के पीछे खर्चा करने के लिए। तो ये गवर्नमेंट ने एक अलग से इसका जो है प्रावधान दिया है। आप चाहे तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, मनी मार्केट, ये सारी चीजों में आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, नाम याद रख लीजिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म है। ये एमसीक्यूज में पूछता है सीए वालों को और एमबीए में जो लोग जाते हैं उन लोगों को।
सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी जो है इसको जो है म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करता है। ओके, जैसे इंश्योरेंस के लिए IRDA था, वैसे ही सेबी जो है म्यूचुअल फंड्स को देखता है। सेबी जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को जो है लाइसेंस देती है कि आप लोग जो है म्यूचुअल फंड्स के लिए कलेक्शन कर सकते हैं। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी AMC जो है म्यूचुअल फंड का काम देखती है। अच्छा, म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस क्या क्या? अब पैसे अगर आपको लगाना है शेयर मार्केट में, गवर्नमेंट बॉन्ड में, कॉर्पोरेट बॉन्ड में, तो रिस्क तो है, वो डूब भी सकता, निकल भी सकता। फिर भी अगर आप लगाना ही चाह रहे हो पैसे, तो क्या क्या एडवांटेजेस है देख लो। एक्सपर्ट मनी मैनेजमेंट, जो AMC में बैठा है एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, उसको सेबी ने लाइसेंस दिया है, वो कोई मामूली इंसान नहीं होगा, जानकारी होगा, तो एक्सपर्ट है वो आपके मनी को मैनेज करेगा। वो चाहे तो फिर से आपके पैसे को जो है निकाल के फिर से किसी और शेयर में डालेगा, फिर से किसी और शेयर में डालेगा जहाँ पैसे ग्रो करे। दूसरा है लो कॉस्ट, मतलब आपको तो पूरा शेयर खरीदना नहीं पड़ रहा ना, कुछ पैसे दे रहे हो उसमें, लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP ऑप्शन है ये, मतलब सिस्टमैटिकली सब हो रहा है, आपके पास ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, आपका एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपको सारी चीजें दिखा रहा है कि आज पैसा यहाँ है, कल वहाँ है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। चौथी चीज है आपकी स्विच फंड्स, वही जो मैंने बताया, आप चाहे तो फंड को यहाँ से वहाँ किसी भी शेयर में डाल सकते हो, और पैसे आप डाल सकते हो या कुछ पैसे निकाल भी सकते हो, स्विच कर सकते हो फंड्स को। फिर डाइवर्सिफिकेशन, आप चाहे तो एक साथ अलग अलग कंपनीज में डाल सकते हो, मतलब आपने पैसे बनाने शुरू कर दिए, आपको अलग अलग जगह पे जो है वो पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो एक साथ में, तो डाइवर्सिफाई कर सकते हो अपने पैसे को। ईज ऑफ इन्वेस्टिंग एंड रिडम्पशन, मतलब जाना है और AMC को ले भाई पैसे, मेरा चिट्ठी दे। तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट भी बहुत इजीली कर सकते हो, रिडम्पशन भी ले सकते हो, आपको बस AMC के पास जाना है, भाई मेरी चिट्ठी दे दे, काम हो गया। तो आपको ज़्यादा किच का ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद टैक्स बेनिफिट्स, आपने जो पैसे SIP में लगाए, म्यूचुअल फंड्स में लगाए हैं, वो पैसे जो है गवर्नमेंट आपसे टैक्स के रूप में नहीं लेगी। फिर लॉक इन पीरियड, आप चाहे तो मतलब इसमें लॉक करा सकते हैं कि फलाने मतलब इतने पीरियड के अंदर मेरा ट्रांजैक्शन जो होगा वो होगा, तो लॉक इन पीरियड भी यहाँ पे है। अब म्यूचुअल फंड्स के कुछ टाइप्स होते हैं, मैं आपको उसके बारे में बता दूं शॉर्ट में। मनी मार्केट एक हो गया, फिक्स्ड इनकम एक हो गया, इक्विटी एक हो गया, बैलेंस एक हो गया, इंडेक्स एक हो गया, स्पेशलिटी फंड्स एक हो गया, फंड ऑफ फंड्स एक हो गया। तो इतने टाइप के म्यूचुअल फंड्स है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में अलग से एक बड़ी वीडियो कभी बनाऊंगा, तो उसमें आप मेरा इंतजार कीजिएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के बारे में देखते हैं। कैपिटल मार्केट मतलब म्यूचुअल फंड का एकदम ऑपोजिट है। अब पैसे लगाओ, शेयर खरीदो, भूल जाओ उसको। अब लॉन्ग टर्म आपको अगर डालना है पैसे, तो आप मनी कैपिटल मार्केट में लगा सकते हो, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म मतलब आपका जो है काम में आता है। Capital market is used to mean the market for long-term investment that have explicit or implicit claims to capital. Long-term refers to those investment whose lock-in period is greater than 1 year. ओके, लॉक इन पीरियड जिसका 1 साल से ज्यादा है, मतलब 1-2 साल के बाद देखेंगे भाई मेरा शेयर का क्या होगा। तो लॉक इन पीरियड जिसका 1 साल से ज्यादा है वो कैपिटल मार्केट है। ओके, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चलेगा। इसके फंक्शंस क्या है देखिए। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग टू फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, पहले तो आपका पैसे जो आपने सेव किए हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में चले जाएंगे। अगर आप यूलिप कर रहे हो, मतलब आपका जो लाइफ इंश्योरेंस यूलिप के अंदर है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप म्यूचुअल फंड या कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। फैसिलिटेट्स ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, आप ट्रेडिंग कर सकते हो।
मिनिमाइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इंफॉर्मेशन कॉस्ट। तो आपका जो ट्रांजैक्शन का चार्जेस, खर्चा, परसेंटेज, इंफॉर्मेशन लेना देना, उसके टिप उठाना, काफी खर्चे होते हैं, वो कम हो जाता है। एक बार में आप लगा के छोड़ दो, 1.5 साल 2 साल तक आपको कुछ करना ही नहीं है। फिर इंकरेज करता है काय के लिए ये वाइड रेंज ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव एसेट, मतलब जो बना रहा है सामान ना, वो आपके पैसे यूज कर रहा है, तो आप उसके जो है ओनरशिप के रेंज में आते हो प्रोडक्टिव एसेट में। तो काफी लोग, मतलब काफी कंपनीज को भी रिलीफ मिलता है कि भाई ये पैसे मेरे पास काफी सालों तक रहने वाले हैं, मैं इसको जो है अच्छे से यूज करूंगा, क्योंकि जिसने लगाया है वो भी मेरे जैसा एक ओनर ही है। ठीक है ना। क्विक वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक शेयर एंड डिबेंचर। अच्छा, कैपिटल मार्केट में आप सिर्फ शेयर नहीं खरीद सकते, आप डिबेंचर भी खरीद सकते हो, उधार भी दे सकते हो। ठीक है ना। तो एक तरफ आपको शेयर्स भी खरीदने को सुविधा मिलेगी, दूसरी तरफ आपको डिबेंचर्स खरीदने में भी सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट आता है ट्रांजैक्शन सेटलमेंट एज पर द डिफिनिट टाइम शेड्यूल। ओके, तो आप ट्रांजैक्शन जो है ये डिफिनिट टाइम शेड्यूल पे कर पाओगे, एकदम फिक्स है, प्लान्ड है सब कुछ। ऑफरिंग द इंश्योरेंस अगेंस्ट द मार्केट रिस्क थ्रू डेरिवेटिव ट्रेडिंग। डेरिवेटिव ट्रेडिंग इसमें होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब घड़ी घड़ी जो रेट कम ज्यादा होता है ना, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता। अगर मार्केट में पैसे का रेट कम हो जाए, इन्फ्लेशन बढ़ जाए, तो भी जो है आपको आराम से, मतलब इसमें कोई नुकसान होने का कोई गारंटी नहीं है। सो कैपिटल मार्केट ऐसे काम करता है। इम्प्रूव्स कैपिटल एलोकेशन विद द हेल्प ऑफ कम्पिटिटिव प्राइस मैकेनिज्म। इसका प्राइस बहुत कम्पिटिटिव होता है, बहुत अच्छा, मतलब मार्केट में चलता है ये। ठीक है ना। तो ये कैपिटल एलोकेशन करने में काफी हेल्प करता है। इसके दो टाइप होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब वो लोग जो नए नए अभी इन्वेस्ट करना शुरू किए हैं, उनको नया मार्केट देंगे, नई सिक्योरिटी बॉन्ड्स देंगे। ठीक है। तो ये प्राइमरी कैपिटल मार्केट का एक टाइप हो गया। सेकेंडरी मतलब मैंने ऑलरेडी कई साल कैपिटल मार्केट में गुजार दिए हैं, मैं फिर से मेरे बॉन्ड्स को रिन्यूअल करना चाहता हूँ, फिर से किसी एक कंपनी में लगाना चाहता हूँ, फिर से एक सिक्योरिटी खरीदना चाहता हूँ। तो ये सेकेंडरी कैपिटल मार्केट हो गया। तो ये थी हमारी जितनी भी प्रैक्टिसेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। उसके अंदर में हमने जो है लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ म्यूचुअल फंड और कैपिटल मार्केट को भी थोड़ा बहुत कवर किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो आप वेदांत अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर एग्जाम के पहले इसको देख रहे हैं, ताकि ये एक वीडियो से आप पूरे एग्जाम को पास कर सकते हो। ठीक है, इतना काफी है ये वीडियो। तो अगर आप एग्जाम के पहले देख रहे हो तो आपको ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।